बता रहे हो, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनें, क्योंकि मास्क है तो ही आप सुरक्षित हैं। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर का कहर थोड़ा कम जरूर हुआ है, अनलॉक की प्रक्रिया जरूर शुरू हो गई है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा सामने खड़ा है और उससे अगर आपको बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। बात अब राजस्थान की। राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर दिल्ली से यह बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सचिन पायलट जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ऑफर भी सचिन पायलट के सामने रखा गया, जिसमें यह कहा गया कि 3 उनके समर्थक के जो नेता हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन सचिन पायलट, जो पहले खबरें आ रही थी, 5 से 6 डिमांड कर रहे थे कि 5 से 6 ऐसे उनके समर्थक हों जिनको मंत्री पद मिले। लेकिन अभी जो स्थिति क्लियर हुई है कांग्रेस की तरफ से, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो ये कि 3 ऐसे मंत्री पद के लिए ऑफर सचिन पायलट को दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। भवानी, देखिए, गेंद तो सचिन पायलट के पाले में थी और सचिन पायलट अब जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या आज ही वो अपना निर्णय बता देंगे कि वो इस ऑफर से संतुष्ट हैं या नहीं है? देखिए अर्पिता, अगर मसला सिर्फ 3 मंत्री पद का होता तो ये मसला इतना बड़ा खड़ा ही नहीं होता, बहुत पहले ही सुलझा लिया जाता। 3 मंत्री पद कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि पायलट कैंप का अभी एक भी मंत्री नहीं है। 3 मंत्री पहले थे, वो पाला बदल चुके थे, गहलोत के कैंप में जा चुके थे, तो सुलझाया लिया जा सकता। लेकिन मसला बहुत काफ़ी बड़ा है, इससे बड़ा है। जो सचिन पायलट चाहते हैं वो 3 चीज़ें बड़ी चाहते हैं। वो एक तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर राजस्थान में उनका एक इकबाल बना रहे, उनका सम्मान है वो बना रहे, इसके लिए सत्ता में भागीदारी मिले। भागीदारी ये नहीं कि मंत्री बना दिया जाए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, एक समन्वय समिति बने जो सत्ता और संगठन पर नियंत्रण रखे, उसमें उनकी भागीदारी, उनकी गुट की भागीदारी, यानी कि अशोक गहलोत के ऊपर भी एक सुपर कैबिनेट हो, तो जिससे कि यहाँ राजस्थान में मैसेज जाएगा कि सचिन पायलट की सरकार में भागीदारी, क्योंकि अब वो डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, जिस पद से हटाए जा चुके हैं, तो वो बनना भी नहीं चाहेंगे। अब उसके लिए वो चाहते हैं कि जिससे समन्वय समिति के माध्यम से काम हो, जिससे एक मैसेज जाए राजस्थान के अंदर कि उनका कद है। दूसरा, वो चाहते हैं कि अब केवल मंत्री बनाना नहीं, मंत्री पोर्टफोलियो कौन देगा ये भी बताना चाहिए कि उनके कोटे से जो मंत्री होंगे उनको पोर्टफोलियो क्या मिलेगा। तीसरा ये कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, तकरीबन राजस्थान में 40 ऐसे अकादमियां हैं या बोर्ड है, निगम है, जिनके अंदर अध्यक्ष की पद खाली है और जहां पर वो राज्य मंत्री का लगभग का दर्जा, यानी कि एक मिनिस्टर के समान सीटें हैं, तो वहां पर वो चाहते हैं कि उनमें भी भागीदारी तय हो जाए कि आखिर कितने दिए जाएंगे, क्योंकि केवल 3 मंत्री बनने से उनका काम नहीं चलता, क्योंकि उनके समर्थक है बड़ी संख्या में। तो सचिन पायलट की डिमांड्स काफ़ी है और वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी ने जब उनको पार्टी में शामिल किया गया था तो उनसे कुछ वादे किए थे। वादे क्या थे? यही था कि आपको सम्मानजनक स्थिति दी जाएगी, एक भागीदारी दी जाएगी। वो अब उस भागीदारी की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत भागीदारी देने को कतई तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पार्टी आलाकमान के कहने पे उनके कोटे से 2 से 3 मंत्री 3 तक मंत्री बना सकते हैं, और वो भी पोर्टफोलियो कौन सा देंगे वो गहलोत तय करेंगे। अकादमियों के अंदर या बाकी निगम कॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होंगे उसमें सचिन पायलट के लोगों को कितनी भागीदारी मिलेगी, ये अशोक गहलोत चाहते हैं कि वो खुद ही तय करें। यानी कि सचिन पायलट को बराबर का राजस्थान के अंदर वो योद्धा देना नहीं चाहते हैं। वो राजस्थान में अशोक गहलोत चाहते हैं कि ये क्लियर कट मैसेज जाए कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, न केवल वो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री है, वो पार्टी के राजस्थान में सर्वोच्च नेता हैं, यानी कि सत्ता और संगठन उनके नियंत्रण में, ये मैसेज जाना चाहिए। तो अब दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो इस बात को लेकर है, अहम की लड़ाई है। तो अब इसका समाधान कैसे निकलेगा ये देखना होगा। ठीक रहिए जरा आप साथ। देखिए, इन तमाम खबरों के बीच कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। हमारे कलयुग के आज के भगवान अशोक गहलोत जी हैं राजस्थान के। हमारी डिमांड है और हमारी आस्था है कांग्रेस में, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हित में बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विपक्ष में नहीं बात कर रहे हैं। भवानी, क्या अभी तक कोई बयान सामने आया है सचिन पायलट का भी, जिससे यह साफ हो पाए कि सचिन पायलट के दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, सचिन पायलट का कोई बयान नहीं आया और मुझे लगता भी नहीं कि सचिन पायलट अभी बोलने वाले हैं।
सचिन पायलट अभी जयपुर आ रहे हैं और जयपुर में शाम को जो हमारी जानकारी है वो अपने समर्थक विधायक है नेताओं से उनसे मिलेंगे। उसके बाद में वो आगे की रणनीति तय करेंगे। उनके समर्थकों का काफ़ी दबाव है, वो कह रहे हैं कि फैसला लीजिए, अब जो भी फैसला लेना हम आपके साथ हैं। अब फैसला क्या लें ये सचिन पायलट को तय करना है कि वो पार्टी के साथ में समझौता करके सरकार के अंदर जो भी भागीदारी मिल रही है वो ले या फिर उसके बाद में और कोई ऑप्शन उनके सामने बचता नहीं है कि वो थर्ड फ्रंट बनाएं या बीजेपी के अंदर जाएं। बीजेपी में वो जाना नहीं चाहते हैं और यहाँ पर थर्ड फ्रंट राजस्थान के अंदर काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। इतना आसान काम है नहीं, क्योंकि अभी जितने भी प्रयोग हुए थे इससे पहले राजस्थान के अंदर कई नेताओं ने थर्ड फ्रंट बनाए थे लेकिन वो कारगर नहीं हुए। सचिन पायलट इतिहास जानते हैं, इसलिए वो ये रिस्क उठाने को अभी फिलहाल तैयार नहीं है। तो अब अगले 1-2 दिन में पता पड़ेगा कि सचिन पायलट क्या पार्टी के साथ पैचअप करेंगे या फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक रहिए जरा आप साथ। देखिए, राजस्थान कांग्रेस में जो मची हलचल है उस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से भी बयान आया, जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। राजनीतिक उठापटक चल रही है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। जो कांग्रेस पार्टी का हाल नजर आ रहा है अभी राजस्थान में, क्या इससे राज्य पे असर पड़ेगा आम लोगों? देखिए, निश्चित रूप से ये आप जो है विग्रह से ग्रसित सरकार जब से अस्तित्व में आई है 2018 से लेकर अब तक, इनके आपसी विग्रह के कारण से, आपसी फूट के कारण से, आपसी मनमुटाव के कारण से राज्य की सरकार की प्राथमिकता जो है वो राज्य का विकास या राज्य के लोगों के हित साधन न होकर के अपनी कुर्सी बचाए रखना हो गया है। जो कुछ पिछले लगभग 1 से 1.5 साल के कालखंड से जिस तरह की गतिविधियां वहां चल रही है, पहले भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब तो कम से कम सरकार और सरकार के मुखिया को इस बात का सेल्फ रियलाइजेशन हो गया होगा कि जो है दोष भारतीय जनता पार्टी में नहीं, उनकी खुद की नीति, व्यवहार और आचरण में, जिसके कारण से इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। राजस्थान की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री को कोई संदेश देना चाहेंगे कि कैसे? मैंने कहा है कि उनको आत्मावलोकन करना चाहिए ताकि शेष बचे हुए समय तो कम से कम वो राजस्थान की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ में, जिस भावना के साथ में, जिस सोच के साथ में, जिस विश्वास के साथ में उनको सत्ता की चाबी सौंपी थी, वो उसके साथ में न्याय कर सके। भवानी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। भवानी, अब से कितनी देर में सचिन पायलट जो हैं वो जयपुर पहुंच जाएंगे और क्या कोई मुलाकात भी उनकी प्लान है अपने विधायकों, अपने समर्थकों के साथ? देखिए, अगले तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद में सचिन पायलट जयपुर पहुंचने वाले हैं और आते ही वो मुलाकात नहीं करेंगे। जो हमारी उनके समर्थकों से बात हुई है, शाम के लिए उनको बोला गया है, यानी कि शाम को 5 बजे बाद में जो समर्थक विधायक हैं, नज़दीकी विधायक हैं, उनके साथ में मिलेंगे और उसके बाद में वो आगे तय करेंगे शाम को मीटिंग करने के बाद में कि अब क्या करना है। वो उसके बाद में पार्टी को मैसेज देंगे कि जो पार्टी की ओर से कहा जा रहा है वो उन्हें स्वीकार है या नहीं है। लेकिन सचिन पायलट अभी काफ़ी मायूस है इस बात को लेकर कि उनसे जो सुलह कमेटी जिस वक्त बनी थी उस वक्त उनसे काफ़ी वादे किए गए थे और जब क्योंकि वो प्रियंका गांधी के कहने पर पार्टी के अंदर आए थे, उस टाइम वो अलग रास्ता अपना रहे थे, अख्तियार कर रहे थे, तो उससे वो वादे पूरे नहीं हुए और अब उन्हें जो ऑफ़र किया जा रहा है वो काफ़ी कम है जो वादे किए गए थे। तो इस पूरे मसले पर अब उनके पास ऑप्शन बचा नहीं है क्योंकि पार्टी ने रास्ता दिखा दिया है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत अपना स्टैंड ले चुके हैं कि वो कुछ भी देने को तैयार नहीं है। ये भी पार्टी की तरफ से ऑफर है जिस पे अशोक गहलोत एग्री हुए हैं। जी ठीक है भवानी, जरा आप रहिए साथ। इस पूरे मुद्दे पर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने क्या कहा, जरा वो भी सुनवा देते हैं आपको। राजस्थान के चुनाव में राजस्थान की जनता ने जिम्मेदारी सौंपी कांग्रेस पार्टी को और अब 2.5 साल निकल गए हैं, आधा कार्यकाल निकल गया है, लेकिन राजस्थान की जनता त्रस्त है। अब मोदी जी की खिलाफत करते करते ये कांग्रेस वाले और राजस्थान सरकार राजस्थान की खिलाफत करने लग गए हैं। कोविड की भी आप क्राइसिस ले लीजिए, कोविड क्राइसिस में टोटल मिसमैनेजमेंट हुआ, वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से रेमडेसिविर इंजेक्शन हुए, सब कचरे के डब्बे में मिले। इस तरह का इनके जो झगड़े हैं वो ये सुलटा लें तो थोड़ी बहुत राजस्थान की जनता की सेवा हो जाएगी। यानी भवानी, देखिए जो भी राजस्थान में चल रहा है उसको लेकर बीजेपी तो सीधे तौर पर कांग्रेस पर ही निशाना साध रही है, लेकिन जरा ये बता दीजिए इस बीच कि सचिन पायलट को किस तरीके का ऑफर मिला है? क्या सिर्फ यहाँ 3 नेताओं को ही मंत्री पद दिया जाएगा या और भी कोई ऑफर है इसमें? देखिए, 3 ऑफर है। एक तो ये है कि उनके कोटे से 3 को मंत्री बना दिया जाएगा। दूसरा ऑफर है कि उनको
पार्टी के अंदर महासचिव बना दिया जाएगा और किसी राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। क्योंकि सचिन पायलट को खुद का, क्योंकि वो खुद मंत्री बनना नहीं चाहते हैं, तो उनको एक जिम्मेदारी इस रूप में दी जाए कि उनको राजस्थान से एक तो केंद्र में ले आया जाए, आला कमान चाहता है, जिससे कि राजस्थान में दखल कम हो। हालांकि लेकिन सचिन पायलट जो चाहते हैं, ये दो बड़े ऑफर है, लेकिन सचिन पायलट इनमें से जो उनको महासचिव और प्रभारी का जिम्मेदारी है, उससे पहले वो चाहते हैं कि राजस्थान में उनके समर्थकों को सम्मानजनक ऑफर मिले। और मुद्दा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स पे काफ़ी कुछ अड़ा हुआ है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बड़ा मसला है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, न केवल स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे होते हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को जगह दी जा सकती है। और सचिन पायलट जानते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी, तभी उनका जनाधार बचा रहेगा, तभी वो बड़े नेता बने रहेंगे। तो इसलिए उनका पूरा फोकस खुद के कुछ पाने से ज़्यादा अपने नेताओं को, समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को दिलाने पर अटका हुआ। यही सारा पैच अब दोनों के बीच में, गहलोत पायलट के बीच में फंसा हुआ है। और बीजेपी इंतज़ार कर रही है कि अगर विवाद नहीं सुलझे तो इसका फ़ायदा बीजेपी सोच रही है कि जितनी नाराजगी बढ़ेगी उतना फायदा। बिल्कुल भवानी, और देखिए आप नजर बनाए रखिए, जो अपडेट होगा वो भी हम लेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में जयपुर भी पहुंच जाएंगे सचिन पायलट। उसके बाद अपने समर्थकों से उनकी मुलाकात होनी हो सकता है, उसके बाद वो कोई फैसला ले, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बढ़ रहे आगे, एलजेपी में मची हलचल पर दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पार्टी में मचे उठापटक के बीच चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने खुद को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाने की मांग की। साथ ही उन्होंने और पशुपति पारस को नेता बनाने के फैसले की समीक्षा करने की मांग की। लोकसभा में संसदीय दल के नेता के तौर पर पशुपति पारस की नियुक्ति को स्पीकर ने भी मान्यता दे दी थी। अब चिराग पासवान ने स्पीकर से अपील की है कि वो अपने फैसले पर फिर से विचार करें। इस बीच चिराग पासवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टाल दी है। तो ये हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब दोनों ही, चाहे वो पशुपति पारस हो या चिराग पासवान, अपने अपने दांव चलने की कोशिश में हैं। जहां एक तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था चिराग पासवान को, 1 बजे का वक्त था, लेकिन उसको उन्होंने टाल दिया। अब वो आगे कब होगी उस पर नजर होगी। साथ ही साथ उन्होंने पशुपति पारस की नियुक्ति को स्पीकर ने मान्यता इससे पहले दी थी, उसको भी उन्होंने कहा कि इस पर फिर से विचार स्पीकर करें। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन कुमार पटना से हमारे साथ हैं और नीरज कुमार दिल्ली से हमारे साथ हैं। इस वक्त नीरज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। नीरज, आपके पास क्या अपडेट? ये हलचल जो मची है, ये कहां जाकर रुकती या थमती नजर आ रही है? देखिए, जिसका पिछले 3 दिनों से इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। चिराग पासवान पहली बार मीडिया को संबोधित करेंगे। पहले 1 बजे का कार्यक्रम तय किया गया था, हालांकि आधिकारिक तौर पे उसकी जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद यानी 3 बजे वो चिराग पासवान यहाँ पहुँचेंगे और पहली बार मीडिया से मुखातिब होंगे। पत्र तो उन्होंने लिखा है, लोकसभा स्पीकर की बात करें या बाकी जो पत्र साझा किया था, लेकिन अब थोड़ी देर बाद वो मीडिया के सामने मुखातिब होंगे। और आगे की रणनीति क्या होगी, बंगला किसका होगा? जो पीछे बंगला दिख रहा है, एक तरफ आपको रामविलास पासवान दिख रहे होंगे जो पीछे का पोस्टर है, बैकग्राउंड है, और दूसरी तरफ चिराग पासवान। बंगला किसका होगा? अब लड़ाई इसकी है। मैं नीरज आपका रुख करूंगी। चंद्रमोहन के पास भी कोई अपडेट, जल्दी से चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए पार्टी ऑफिस में मौजूद हैं और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया पोस्टर यहाँ पर पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाए जा रहे हैं, जिसमें महबूब अली कैसर, बीना देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज जो सांसद हैं उनकी तस्वीर है, और साथ ही जो कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं सूरजभान सिंह, उनकी पोस्टर लगी है। दूसरे तरफ जो है वो रामविलास पासवान की तस्वीर है, तो वहीं पशुपति पारस की तस्वीर लगाई गई है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब इस प्रदेश कार्यालय पर जो पशुपति पारस हैं उनका कब्जा है और चिराग पासवान बिल्कुल आउट हो चुके हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देखकर समझ सकते हैं। और अब धीरे धीरे पार्टी ऑफिस में भी हलचल बढ़ने लगा है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पशुपति पारस अपने कुछ सांसदों के साथ पहुँचेंगे और उसके बाद फिर हो सकता है कि वो मीडिया से भी मुखातिब हों। लेकिन अभी जो तस्वीर आपके सामने है, आप देखकर समझ सकती हैं कि किस तरह से चिराग पासवान जो हैं, जिनका बड़ा बड़ा होर्डिंग और बैनर पोस्टर यहाँ पर लगा करता था, उससे भी अब वो आउट हो चुके हैं। और पार्टी कार्यालय के बाहर जो तस्वीरें लगी हैं उसमें चिराग पासवान नहीं हैं, तो वहीं जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे अब इस पार्टी कार्यालय में पहुंच रहे हैं। और जब पशुपति पारस पहुंचेंगे तो हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को एक छोटा सा संबोधन भी उनके सामने उनके तरफ से आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जो है
वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। जो सूरजभान सिंह कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं उनके घर पर एक बैठक होगी और उसमें फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होगा। जाहिर तौर पर पशुपति पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी के बनेंगे। ठीक है, ये तस्वीरें तो आपने दिखा दी। जल्दी से अमित का रुख भी कर लेते हैं, वो दिल्ली में है पशुपति पारस के आवास के बाहर। वहां क्या हलचल देख रहे हैं अमित आप? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले पशुपति पारस यहाँ से निकल चुके हैं पटना के लिए और हमने उनसे बात भी की थी। तो उनका यही कहना, भाई बहुमत जिसके पास है उसी के पास यहाँ पर जो पार्टी निर्णय लेगी और उसी का हवाला उन्होंने दिया और दावा किया कि अब जो भी हो रहा है उनकी पार्टी में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। उसके बाद हमने चिराग के कुछ समर्थकों का प्रदर्शन यहाँ पर देखा था, जिसके बाद इनके घर की ये सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ाई गई है दिल्ली में, ताकि ऐसा प्रदर्शन अब न हो। हालांकि अभी लोग नहीं है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही बढ़ाई गई है चिराग समर्थकों के प्रदर्शन को देखते हुए। लेकिन इनके घर से यहाँ पर लबोलबाब यही है कि ये संविधान का पार्टी का हवाला इन्होंने दिया है और ये दावा कर रहे हैं कि पूरा का पूरा बहुमत लोक जनशक्ति पार्टी का इनके साथ है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। वहीं एलजेपी नेता पशुपति पारस अब से कुछ देर में दिल्ली से पटना पहुंच जाएंगे। पटना में स्वागत के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। उनके घर के बाहर बैंड बाजा बज रहा है। दिल्ली में उनके घर के बाहर हंगामा हो रहा है। चिराग पासवान के समर्थन में दिल्ली में पशुपति पारस के घर के सामने प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने पशुपति पारस के विरोध में नारेबाजी की। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ पशुपति पारस जब पहुंच रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए बैंड बाजा बजता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली में देखिए किस तरीके से जो चिराग के समर्थक हैं वो पहुंचे और वहां जमकर हंगामा करते रहे। तो जहां एक पारस के घर पहुंचने पर घर के बाहर देखिए हंगामे की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पटना पहुंचने की जो तैयारी है वहां पर दिख रही है। स्वागत के लिए बैंड बाजे लगाए गए हैं और वो तैयारी की गई है क्योंकि पशुपति पारस पहुंचने वाले हैं पटना। चंद्रमोहन, कितनी देर में पशुपति पारस पटना पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पशुपति पारस अपने पटना पहुंच रहे हैं और ये माना जा रहा है कि पार्टी कार्यालय भी आ सकते हैं, लेकिन अब तक तय नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो धीरे धीरे बदलने लगी हैं और जो तमाम नेता हैं वो अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। केशव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोगों ने चिराग को क्यों आउट कर दिया? पोस्टर से भी गायब हो गए चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान जी आज से नहीं, शुरू से दल विरोधी काम कर रहे हैं। पार्टी को वो लोकतंत्र के ढंग से नहीं चला रहे थे, राजतंत्र के रूप में चला रहे थे। पार्टी में वन मैन शो था। पार्टी में न कोई सांसद का पूछता, न कोई विधायक का पूछता, न कोई विधान पार्षद का पूछता, न किसी कार्यकर्ता का, न राष्ट्रीय कार्यकारिणी, न राज्य कार्यकारिणी, न किसी जिला अध्यक्ष। एक विदेशी ताकत को लेकर के आकर के उसके माध्यम से डिक्टेटरशिप चला रहे थे, जिसके चलते पार्टी के लोग चुप। हमने इस चीज़ को लेकर के दिल्ली में ही हम लोग को 2 दिसंबर का बैठक हुआ था कुछ सांसदों के साथ और उसी दिन हम लोगों का निर्णय हो गया था कि चिराग पासवान सुधरे, नहीं तो हम लोग अलग का रास्ता तय करें। और यही वजह है कि आप लोग अलग का रास्ता अख्तियार कर लिए। अलग का रास्ता नहीं, पार्टी को बर्बाद कर रहे थे। पार्टी आज देखिए लोकसभा के चुनाव में एनडीए के घटक के रूप में लड़ा और 100% स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने दलाली करने का काम किया आरजेडी और कांग्रेस का पीके के माध्यम से मिलकर के और पार्टी को बर्बाद करने का काम किया। पार्टी को लगातार नीचे पहुंचा रहे थे। पार्टी को और रामविलास पासवान जी के सपनों को बचाने के लिए हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ा और इसके साथ पूरा दल के लोग एक कार्यकर्ता साथी खड़े हैं। चिराग पासवान क्या तैयारी है? आज पशुपति पारस पहुंच रहे हैं उनके लिए। अरे पूरे बिहार के कार्यकर्ता साथी कम समय मिला है, जुट रहे हैं। सारे लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। कल कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें सारा निर्णय किया जाएगा। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। निश्चित पार्टी का संविधान कहता है कि लंबे समय तक खाली नहीं रह सकता है। कार्यवाहक अध्यक्ष बड़े उपाध्यक्ष सूरज सिंह और सूरजभान सिंह जी हैं। अभी उन्होंने चुनाव का घोषणा कर दिया कि हम इस दायित्व को बहुत नहीं ढो सकते हैं और चुनाव हम कराएंगे। कल या परसों चुनाव हो जाएगा। चुनाव करके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर करके पार्टी को मजबूती के साथ जनता के बीच में ले जाएंगे। तो कल चुनाव है राष्ट्रीय अध्यक्ष का और यह बैठक जो है वो सूरजभान सिंह के घर पर है, लेकिन पार्टी ऑफिस का जो तस्वीर है वो धीरे धीरे बदलने लगा है। पहले सुबह में
बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे पार्टी ऑफिस के बाहर। और अब तो जो तो देखिए इंतजार एक तरफ जहां पशुपति पारस पटना पहुंच रहे हैं उसका है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि टाइम जरूर आगे बढ़ाया गया, 1 बजे करना था, 3 बजे का वक्त दिया गया। नीरज वहां पर मौजूद है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। नीरज, क्या अपडेट, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी? बिल्कुल किसी भी मिनट चिराग पासवान आ जाएंगे, लेकिन उनके पदाधिकारी, एलजेपी के पदाधिकारी यहाँ पहुंचे और चिराग पासवान को आप देख सकते हैं। चिराग पासवान यहाँ आ गए हैं मीडिया को संबोधित करने। देखना होगा कि रणनीति क्या होगी। चिराग पासवान अब मीडिया से बातचीत करेंगे। देख सकते हैं 3 दिनों के बाद पार्टी के अंदर जो हलचल मची है उस पर अपनी रणनीति आगे की तय करेंगे और जो आरोप उन पे लगाए गए हैं उस पर भी जवाब देंगे। देखना होगा कि क्या कुछ अपनी बातें वो रखते हैं मीडिया के समक्ष। जी अर्पिता। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू ही होने वाली है कुछ ही मिनट में, क्योंकि चिराग पासवान तस्वीरों में आप देख रहे हैं पहुंच चुके हैं। और 1 बजे हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन समय आगे बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया, क्या रणनीति फिर से डिस्कस की गई या कुछ नई रणनीति बनाई गई, उसका खुलासा तब होगा जब चिराग पासवान बोलना शुरू करेंगे। बस इंतजार उसी बात का कि चिराग पासवान क्या कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस जो हैं वो पटना पहुंचने वाले हैं, उनकी स्वागत के लिए तैयारियां एक तरफ हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप लोग भी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान चल रहे हैं और इस गर्मी में कई घंटों तक खड़े रहकर जानकारी सही प्राप्त कर देश की जनता को देने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय से मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और उस बीच में जिस तरीके से ये पूरा घटना चक्र घटा, मेरे लिए भी शारीरिक तौर पर थोड़ा सा कठिन हो रहा था। हर समय हर परिस्थिति में को जानना, उसके ऊपर निर्णय लेना, उसको आप सबके सामने रखना। कई बार दवाई लेकर नहीं हिम्मत हो रही थी कि मैं खड़ा रह पाऊँ या ज़्यादा बातें कर पाऊँ। आज भी इसीलिए आप लोगों के सामने आया हूँ। आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। जो भी प्रश्न आपके मन में होंगे वो ज़रूर आप लोगों के सामने रखूंगा। पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें क्लियर होंगी। लड़ाई लंबी है, कई बार हम लोग की ऐसी मुलाकातें होंगी और समय समय पर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे या जो भी अपनी तरफ से मुझे लोक जनशक्ति पार्टी के पक्ष में जिन बातों को रखने की ज़रूरत होगी वो समय समय पर आप लोगों के सामने आकर मैं उसको रखता रहूँगा। साथियों, आप सब ने देखा, मैं 5 मिनट में पहले अपनी बातों को रख लूँ, फिर आपके जो सवाल होंगे मैं उनको लेता रहूँगा। आप सब ने देखा 8 अक्टूबर को मेरे पिताजी का निधन हुआ। उसके बाद तुरंत चुनाव में उतरने की बात आई। मेरे लिए वो एक कठिन समय था, एक कठिन घड़ी थी। एक तरफ पापा की बॉडी भी अभी हॉस्पिटल से घर नहीं आई थी और हम लोग चुनाव में उलझे रहे पूरा समय। मैं ईमानदारी से बोलूँ, वो 40 दिन का लगभग का समय, 1 महीना 35 दिन का समय ढंग से घर पे घर वालों के साथ बैठ के पापा को याद करने का, उनको सोचने का वो समय ही वैसा नहीं मिल पाया। आने के बाद परिवार के साथ ज़रूर मैंने समय बिताया, काफ़ी घर वालों के साथ, मम्मी के साथ, परिवार के साथ। और उसके बाद वापस हम लोगों ने कि किस तरीके से इस चुनाव में, और इस चुनाव के परिणाम पर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा प्रमुखता से कि इस चुनाव में मिली लोक जनशक्ति पार्टी को जो एक बड़ी जीत हम लोग की हासिल हुई है। जीत, चुनाव में जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं तो कई बार जीत को सिर्फ और सिर्फ संख्या से आंका जाता है कि भाई आपके कितने विधायक आपके जीत के आए, कितने सांसद आपके जीत के आए। पर मेरे लिए भी एक बड़ी जीत थी जो लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में कहा जाता था कि भैया 2%, 3%, 4% की पार्टी है। जहां हम लोगों ने लगभग 6% का मत प्रतिशत हम लोगों ने कंसोलिडेट किया, वहीं लगभग 25 लाख के करीब वोट लोक जनशक्ति पार्टी को मिले और जो जनता का अपार समर्थन हम लोग को मिला। और उससे भी सबसे बड़ी बात मुझे खुशी इस बात की है कि मैं
मैंने किसी भी परिस्थिति में, मैंने लोक जनशक्ति पार्टी ने, हम लोगों ने अपने मुद्दों, अपने सिद्धांतों से हम लोगों ने समझौता नहीं किया। आप सबसे भी उस वक्त मेरी मुलाकातें होती थी, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, और मुझे याद है कि आप में से कई लोग ऐसे थे कि अरे छोड़िए, आप तो से बात कर रहे हैं, जब चुनाव आएगा तो देखिएगा आप लोग सीटों का समझौता कर लेंगे, आप सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाद में आप लोग साथ में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये आप सबको भी कहीं ना कहीं इस बात का लगता था। मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम कुछ मुद्दों को लेकर मौजूदा गठबंधन में जो जनता दल यूनाइटेड है उनके साथ हम लोग गठबंधन में आगे नहीं बढ़ सकते, और ये कारण था कि हम लोग गठबंधन से बिहार में अलग होने का पार्टी ने फैसला लिया, और हम लोगों ने अलग होकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, मजबूती से हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। आज जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं निरंतर, और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। मुझे याद है कि मेरी शायद पापा की जब आखिरी बार बात पार्टी के कुछ नेताओं से हुई थी, जब वो आईसीयू में थे, तो उस वक्त भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इसी बात को कहा कि क्यों मीडिया में इस तरीके की भ्रामक खबरें आती हैं। उनकी चाचा से भी बात हुई, चाचा को भी उन्होंने इसी बात के बारे में कहा कि क्यों बार बार ये खबरें आती हैं कि भाई पार्टी टूट रही है, पार्टी अलग हो रही है, इस तरह की जानकारी क्यों आती है। बट बहरहाल निरंतर एक लंबे समय से एक बात स्पष्ट थी कि पार्टी में कुछ लोग जो संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, जो चाहते थे कि भैया हम लोग कंफर्टेबल पॉलिटिक्स में रहें, कि चलिए जो हो रहा है ठीक है, होता रहे, ऐसे ही गठबंधन है, ठीक गठबंधन है, लड़ेंगे, जीतेंगे। और हकीकत है, मैं इस बात को मैं झुठला नहीं रहा हूँ कि अगर जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीनों दल अगर साथ मिलकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ते तो हम लोग का एक तरफा, जिस तरीके से लोकसभा में हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते, विधानसभा में भी हम लोग का परिणाम उसी तरीके से आता। पर उसके लिए मुझे नतमस्तक होना पड़ता मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने, उसके लिए मुझे समझौता करना पड़ता अपनी नीतियों से। मैंने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो पूरे बिहार में हम लोगों ने घूमकर, हर एक जिले, हर एक प्रखंड में जाकर वहाँ के लोगों से सुझाव लेकर जो हम लोगों ने तैयार किया था, उसको सम्मिलित करने से साफ इनकार कर दिया गया। किसी भी गठबंधन में एक नॉर्मल प्रैक्टिस रहा है कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप ड्राफ्ट करते हैं, साझा न्यूनतम कार्यक्रम के हिसाब से सरकार चलती है, और मेरा भरोसा नहीं था कि भैया आपका साथ निश्चय बिहार में विकास कर सकता है। और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जिसको बिहार से प्यार है, बिहारियों से प्यार है, बिहार के युवाओं से प्यार है, अपने समाज से प्यार है, हर वर्ग के समाज से प्यार है, जो व्यक्ति बिहार से प्यार करता हो वो शायद अपनी बातों को इतनी प्रमुखता से रखता है जितनी प्रमुखता से मैंने रखा, और उसके सामने ना मैं झुका, ना मैंने किसी तरीके का मैंने समझौता किया, और अपने विश्वास पर मेरी पार्टी के पूरे समर्थन के साथ मैंने चुनाव लड़ा। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, उन लोगों ने उस वक्त भी, उस चुनाव के दौरान भी, जिसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता, बट मेरे चाचा खुद, उन्होंने चुनाव प्रचार में उस वक्त कोई भूमिका नहीं निभाई। मेरी पार्टी के कई और सांसद जो अपने व्यक्तिगत चुनाव में, वीना जी वैशाली, वो अपने सुपुत्री उनके चुनाव लड़ रही थी, वो उसमें व्यस्त थी। कैसर साहब का क्या ही कहना, उनके तो सुपुत्र खुद दूसरे गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, वो उसमें व्यस्त थे। कई पार्टी के और नेता, मेरे छोटे भाई जब समस्तीपुर में मेरे दूसरे भाई चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव में व्यस्त थे। जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कुछ लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी, उस तरीके से उस वक्त भी देखने को नहीं मिली, और कहीं ना कहीं आभास कुछ लोगों को था कि आज नहीं तो कल पार्टी संभवतः इन सवालों को लेकर उनके सामने उनसे कार्रवाई कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। बहरहाल जब चुनाव समाप्त हुए उसके बाद, जैसा मैंने कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए था अपने परिवार के साथ रहने का, वो समय मिलने के बाद जब वापस हम लोग रणभूमि में उतरने की तैयारी कर रहे थे, कोरोना प्रोटोकॉल तब तक लागू हुए, इस महामारी से बचाव के लिए कई तरीके के नियम कायदे कानून बनाए गए, और उस वक्त हम लोगों ने पुनः कुछ समय के लिए अपनी तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर हम लोगों ने रोक लगाई, और उसके फिर तुरंत बाद मुझे टाइफाइड हुआ, और संजोग ऐसा कि इस बार हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि लगभग 40 दिन से ज़्यादा का समय मुझे लगा अपने आप को बेहतर स्थिति में लाने के लिए। अभी भी रिकवरिंग में ही हूँ, पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया हूँ, पर वो समय ज़रूर लगा। और तब तक दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बीमार था, जब मैं बिस्तर पे था, उस वक्त मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती, और जबकि मैंने निरंतर प्रयास किया अपने चाचा से संपर्क साधने का, उनसे बात करने का, चुनाव के बाद से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं, अगर किसी तरीके की कोई समस्या है या उनको अगर किसी तरीके की बातें मेरे सामने रखनी हो। और ये संपर्क नहीं होने के बाद, ये संवादहीनता आने के बाद, मैंने स्वतः अपनी तरफ से मैंने होली के दिन, क्योंकि वो दिन मेरे लिए
एक कठिन दिन था। आप सब ने अनुभव किया कि जब पापा रहते थे तो किस तरीके से हम लोग घर पर होली मनाते थे। पर उस दिन ना सिर्फ पापा के नहीं रहने की वजह से ना सिर्फ होली फीकी थी, बल्कि उस दिन मेरे साथ परिवार के भी लोग नहीं थे, चाचा नहीं थे, कोई नहीं था। तो उस दिन मुझे वो अकेलेपन का एहसास हुआ और उस दिन मैंने उनको पत्र लिखा, जो पत्र मैंने कल या परसों मैंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप सबके बीच साझा भी किया। और उस पत्र में भी अगर आप पढ़ेंगे तो अंत में मैंने यही लिखा कि कुछ भी है आप बात तो कीजिए, आके आप मुझे बुला लीजिए, जो भी आप अपनी बातों को रखिए। पिछले 2 दिन से जब ये घटना चक्र भी चल रहा था, मैं जानता हूँ कि आप सब भी काफ़ी जानना चाह रहे थे कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा क्या पक्ष है। बट मैंने अपनी तरफ से अंत तक मैंने प्रयास किया कि पार्टी और परिवार दोनों को एकजुट करके रख सकूं। लास्ट तक मैंने कोशिश की। आपने देखा कल परसों चाचा के मैं घर भी गया, वहाँ पर जाकर भी मैंने कोशिश की। कल भी मैंने अंत तक, दोपहर तक, मम्मी खुद व्यक्तिगत तौर पर वो भी प्रयास कर रही थी चाचा से संपर्क साधने का। 10-15 दिन से वो अलग अलग माध्यम से उन्होंने भी कोशिश की कि उनसे बात करें और परिवार की बात है। और मैंने एक बार पहले भी कहा था, जब पारिवारिक एक और मसला आया था, कि मैं बहुत ज़्यादा सहज महसूस नहीं करता हूँ परिवार की बातों को सार्वजनिक तौर पर करने के लिए। पर कल जब अंत में आते आते जब इस बात का एहसास हुआ कि शायद अब चीज़ें अब हाथ से निकल गई हैं और जो मेरी कोशिश परिवार और पार्टी को एकजुट रखने की थी, जब वो सफल नहीं हुई, तो उसके बाद हम लोगों ने कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई वर्चुअल मीडियम से। और उसमें क्योंकि पार्टी में अनुशासन कायम रहे, ये जिम्मेदारी भी मेरी है। कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ कि कुछ लोग जो इस बात का दावा करते हैं या इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, उन्हें हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया। मैं आप सब के माध्यम से पार्टी के संविधान की जानकारी संक्षेप में आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरे साथ पार्टी के संविधान के निर्माताओं में से जो अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी के हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब अब्दुल खालिक साहब मौजूद हैं, AK वाजपेयी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने लीगली इस संविधान को ड्राफ्ट करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो संविधान के अनुसार जो ये दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं, उनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हम लोगों ने उनको हटा दिया, या फिर पार्लियामेंट में संसदीय दल का नेता बनना। भाई अगर आप मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी में आपको बनाता संसदीय दल का नेता, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। मैं तो चाहता हूं कि भैया आप आएँ और पार्टी की भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाएं। मैं चाहता हूं कि सदन में ज़्यादा से ज़्यादा हर एक विषय पर पापा ने जिस तरीके से विश्वास करके, जिस तरीके से संसदीय बोर्ड ने मुझ पर विश्वास रख के मुझे संसदीय दल का नेता बनाया था, मुझे खुशी है कि हर उस मुद्दे पर, धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, जितने भी राम मंदिर की बात हो, जितने भी ऐसे मुद्दे हैं, निरंतर मजबूती से मैं सदन में अपनी बातों को मैं रखता रहा। मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी ये रहे। बहरहाल, पर जिस तरीके से उनको चुना गया, ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से मैं राष्ट्र के संविधान की नहीं, मैं पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाज़त सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है। वहाँ पर मौजूदा जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो आपस में इस बात का निर्णय नहीं ले सकते, ये पार्टी का संविधान कहता है। बहरहाल, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, क्योंकि संभवतः आने वाले दिनों में शायद एक लंबी कानूनी लड़ाई भी हम लोग को लड़नी पड़े, वहाँ पर हम लोग इस बात को मजबूती से हम लोग रखेंगे। बट आज आप लोग की जानकारी में सिर्फ मैं इन बातों को देना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, मैं सामने इसलिए नहीं आ रहा था या अपनी बातों को, क्योंकि आज हम लोग दिन भर, एक लंबे समय तक हम लोगों ने लीगल ओपिनियंस, क्या क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर क्या क्या चीज़ें हैं, सुबह से लंबे समय से हम लोग की बैठकें चल रही थी, तमाम इन जानकारियों को हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग साझा कर रहे थे। और ईमानदारी की बात है, मैं बहुत ज़्यादा मैं चाहता नहीं था कि ये मसला इस तरीके से बढ़े। जैसा मैंने कहा कि मेरा हमेशा प्रयास रहा कि अगर परिवार की बात है, और पार्टी भी मेरा परिवार है, अगर इसको हम लोग बंद कमरे में अगर आपस में बैठकर अगर हम लोग इसको सुलझा पाते, वो मेरा प्रयास ज़्यादा था। पर अब जब मेरे पास कोई और विकल्प बचा नहीं, तो इसीलिए आप सबके समक्ष आकर मुझे इन बातों को रखना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि बार बार मैं देख रहा था, कुछ चैनल्स पे चल रहा था कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जा चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद
सिर्फ दो परिस्थितियों में खाली हो सकता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो या स्वतः अपनी मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में जब वो रिजाइन करते हैं तो उसकी जगह दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। बट ये तमाम बातें, जैसा मैंने कहा, लीगल मैटर्स हैं। यहाँ पे वाजपेयी साहब मौजूद हैं विस्तार में, अगर आप इनसे अगर कुछ आप जानना चाहें तो ये आपको और विस्तृत तरीके से आपको इन सब बातों की जानकारी देंगे। पर हाँ, आज आप लोगों के सामने आने का मेरा उद्देश्य बस यही था कि जो एक मैंने प्रयास किया था कि शायद परिवार, पार्टी, सारा मसला सुलझ जाए। आज जब वो सुलझा नहीं तो पार्टी में अनुशासन बना रहे, पार्टी जिस मजबूती से जिन विचारों के साथ आगे बढ़ रही है उन्हीं विचारों के साथ वो आगे बढ़ती रहे। इसके लिए ज़रूरी था कि मैं अपनी बातों को आप सब के माध्यम से, मेरे जितने समर्थक हैं या लोक जनशक्ति पार्टी में जितने लोग विश्वास रखते हैं, हमारी पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कल भी मुझे खुशी है कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हुई तो उस वक्त भी हमने सारे पदाधिकारियों ने जिस मजबूती से पार्टी के पक्ष में अपनी बातों को रखा, पार्टी को आगे लेकर जाने के लिए रखा, पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए रखा, उस दिशा में मैं अपने पार्टी के तमाम साथियों के साथ, तमाम पदाधिकारियों के साथ, नेशनल बॉडी के हों, स्टेट बॉडी के हों, स्टेट प्रेसिडेंट्स हों, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हों, हमारी जिला समिति के पदाधिकारी हों, जिला अध्यक्ष हों, उन सब की सहमति और मजबूती के साथ आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी पापा ने पूरे विश्वास, भरोसे और मेहनत के साथ उन्होंने बनाई। विश्वास इस बात का कि इस पार्टी के माध्यम से जिस तरीके से वो गरीबों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, समाज में कई ऐसे तत्व हैं जो निरंतर आपको बांटने का काम करते हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इतिहास गवाह है, कई बार ऐसा प्रयास किया गया है और इसमें मैं बोलूँगा बांटने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं जनता दल यूनाइटेड के ही लोगों की मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ। दलित महादलित करने का भी काम उन्हीं लोगों ने किया और निरंतर ये देखा गया है कि ये प्रयास किया जाता है उनके द्वारा कि जब भी कोई एक दलित आगे बढ़ना चाहता है तो उसी में ही ये लोग विभाजन करने का काम करते हैं कि भाई इनको आपस में ही फूट डाल दो, आपस में बांट दो ताकि ये लोग आगे ही ना बढ़ पाएँ। दलित महादलित बनाना सबसे बड़ा उसका एक उदाहरण रहा। तो निरंतर ये बांटने और राज करने की रणनीति इन लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। पर जैसा मैंने कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, मैं एक शेर का बेटा हूँ। ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है, मेरी तमाम पदाधिकारियों का समर्थन मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात, बिहार की जनता जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हो या व्यक्तिगत संपर्क साधने के माध्यम से हो, जिस तरीके से उनका प्यार और उनका समर्थन मुझे मिल रहा है, ये विश्वास मुझे देता है कि जिस सोच के साथ पापा ने इस पार्टी को बनाया था उसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले दिनों में मजबूती से आगे बढ़ेगी। आप लोग क्या कोई सवाल? चिराग जी, मेरा सवाल ये है कि आपके चाचा जी ने कहा है कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है और कल चिराग पासवान को आपने सुना और उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पहले वो ये कोशिश कर रहे थे कि जो विवाद है वो आपस में सुलझ जाए। उन्होंने अपने चाचा से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं बनी, बात जब आगे बढ़ गई तो उन्होंने कहा मैंने ये रास्ता चुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं स्थिति को क्लियर करूं। फिलहाल उन्होंने जो बात कही उसमें प्रमुख बात ये कि वो अभी लंबी कानूनी लड़ाई इस बाबत लड़ सकते हैं। उन्होंने कानून का हवाला भी दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे नहीं बदला जा सकता है।